एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है राजस्थान के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में अब ये शुरू होने लगा है कि उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के मंत्री भी कहने लगे हैं कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू किया जाए और राजस्थान दूसरा राज्य बने। भजनलाल सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने यह बयान दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड से लेकर के राजस्थान तक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में भी अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बिल के समर्थन में राजस्थान के कई मंत्री जो है और बीजेपी नेता समर्थन में उतर आए, जैसे किरोड़ी लाल मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, बीजेपी के कई विधायक जैसे गोपाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, बाल मुकुंदाचार्य, कई नाम ऐसे शामिल हैं। इनका कहना है कि राजस्थान के लिए ये बिल काफ़ी ज़रूरी है और वे इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान इसका जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य बने। क्या कहना है इन सब का, ये सुनवाते हैं आप। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को तो केंद्र की बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में है। इसके बावजूद अब तक मामले पर पूरी चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन जिस ढंग से उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है, राजस्थान सरकार की तैयारियां भी अब दिखने लगी है। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जी, लेकिन केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी, और वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़के के कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद उठा था हिजाब पे। अब हिजाब पहन के जाए, ड्रेस कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। अच्छी शुरुआत है, मैं स्वागत करता हूँ। और देवभूमि से प्रारंभ हुई, अब देवभूमि से प्रारंभ हुई है तो ये माने कि ये पूरा भारत ही देवभूमि है। और मैं मानता हूँ कि शुरुआत हुई है तो राजस्थान में भी आएगी। और बाकी इसमें किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए, ये तो सबके लिए लाभकारी है। आने वाले समय और परिस्थितियों को देखते हुए तो अच्छी शुरुआत है, तो होना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो है राजस्थान के कन्हैया लाल ने भी बिल का समर्थन किया है, जो उत्तराखंड में हुआ। दूसरे जो है कई विधायक भी अब खुल के बोलने लगे हैं। क्या कहना है मंत्री जी का और विधायक जी का, ये सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आपको लगता है कि जो भी मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें इस बारे में कोई चर्चा हो? मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर 100% को लाएंगे। वही चाहेंगे जो उत्तराखंड ने चाहा है। देवभूमि से शुरुआत हुई है और शौर्य और पराक्रम की भूमि है राजस्थान। हम लोग भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं और यह भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। धारा 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता, तो यह तो होना ही होना है। हम उसका स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी जल्दी होगा।
बीजेपी पे पलटवार करते हुए पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी के लोग बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार फेल हो गई है। केंद्र के चुनाव है, लेकिन समान नागरिक संहिता की बात करके इन मुद्दों से ध्यान जो है भटकाना चाहती है बीजेपी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो करते हैं बार बार, इसलिए कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार फेल हो गई। केंद्र के चुनाव है, समान नागरिक आचार संहिता की बात करके महंगाई से, गरीबी से, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, भुखमरी और बेरोजगारी से जो मौतें हो रही हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। आपको कुछ लागू करना कर दो ना, आपके पास सरकार है केंद्र में भी, यहाँ पर भी। कोई पत्थर फेंकने का फैसला करना वो लागू कर दो, कोई और फैसला लागू करना वो लागू कर दो, कौन रोक रहा है? नाटक मत करो भाई। आपकी तो तैयारी यही करेंगे, कल लास्ट डे है विधानसभा का, जो करना कल कर दो। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस से हैं, पीयूष भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में है, संविधान विशेषज्ञ हैं, और श्याम सुंदर जी भी हैं हमारे साथ। सबके पास आऊँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीयूष जी आपसे। यूसीसी जो है उत्तराखंड में आ गया, अब राजस्थान में इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। बीजेपी के एजेंडे पे था, जाहिर है बीजेपी लागू करे, लेकिन कानूनी रूप से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप हमारे संविधान को देखेंगे तो अनुच्छेद 44 जो है वो बहुत क्लियरली ये स्टेट करता है कि हर राज्य के ऊपर ये एक बर्डन है, एक इम्पेडिमेंट, एक ड्यूटी है कि वो समय कालांतर के अंदर जो है वो ऐसे स्टेप्स ले कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर पाए। हालांकि अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1840 में ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कोड्स को यूनिफॉर्म किया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिजनेस मॉडल्स हुए, लेकिन दो मेजर धार्मिक पंथ हिंदू और मुस्लिम होने के बाद जो है वो इन पक्षों को उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। दूसरी बार ये मुद्दा तब उठा जब हमारा संविधान बनने वाला था। इसका एक स्ट्रेटेजाइजेशन उस टाइम पे नहीं हो पाया, लेकिन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अनुच्छेद 44 की फॉर्म में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और एक बर्डन की तरह हर स्टेट पे लागू होता है। लेकिन जो भी रिफॉर्म सिविल कोड के आ रहा है उसमें आप ट्राइबल्स को की राइट्स जो है उसको नहीं छू रहे हो, बाकी जो जनजातियां हैं उनको नहीं छू रहे हो, लेकिन एक समुदाय विशेष के को जरूर आप जो है उसको टेम्पर कर रहे हो, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत गंभीर विषय हो जाता है जब ऐसे इनपुट्स आते हैं, लेकिन ये भी जन सामान्य को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये बिल जो है वो स्टेट असेंबली के अंदर टेबल होंगे, और एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की एक ड्यूटी है कि जो भी उन्हें इसके अंदर डिफेक्ट्स लगते हैं या जो भी उसको इनके अंदर खामियां नज़र आती हैं या जो भी उनके सजेशंस होते हैं जो उस राज्य विशेष को इफेक्ट करते हैं, वो उसको सम्मिलित और संकलन करने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करें, उस पर बहस हो, और बहस होने के बाद जो संशोधन करते हुए जो ड्राफ्ट प्राप्त हो उसके ऊपर वो अग्रसर करें। आप बेसिक ड्राफ्ट को रूल आउट नहीं कर सकते उनकी कमियों को गिनवा कर। राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे जो पार्लियामेंट्री हमारे प्रोसीजर का पटल है वो बहस और इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। जरूर भरत मेघवाल को यहाँ लाना चाहूँगा। आपने सुना जो कि पीयूष जी ने कहा कि अपोजिशन का काम है कि आप उस बिल में कितना संशोधन डलवा सकते हैं। आप लोगों की कितनी तैयारी रहते होगी जब ये बिल आएगा राजस्थान में? अनम्यूट करें भरत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए भारती जी, राजस्थान में बिल आने से पहले एक लंबा प्रोसेस है। इसमें कमेटी गठित होगी, विधि आयोग होंगे, चर्चा होगी, उसके बाद विधेयक आया जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जो ऑडियो जा रहा है, आपका ऑडियो जा रहा है बार बार। मैं राजेश जी को अभी लेके आता हूं, आपके पास आऊंगा। भरत, राजेश जी, कितनी तैयारी है आप लोगों की, या फिर ऐसे ही एक वाटर टेस्ट करने के लिए एक छोड़ दिया है मुद्दा, बाद में देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हो रहा है इसलिए बोलने में क्या हर्ज है, राजस्थान में भी हो जाए? भारती जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और वहां की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा बिल जो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कानून है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेना चाहता हूं। जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था
उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की भी ये परिकल्पना थी कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो समान नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। राजेश जी, मैं आपकी बात मानता हूं, पीयूष जी ने वो बात बता दी है जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, लॉयर हैं। आपकी तैयारी राजस्थान में कितनी है, या फिर आपने वाटर टेस्ट करने के लिए ये किया है? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। देखिए, हमने खुद पहल की है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और हमारे मंत्रियों ने खुद ने पहल की कि जो एक जनता के लिए एक अच्छा कानून हो, वो अगर उत्तराखंड ने लागू किया है तो हम भी लागू करें। तो उसके लिए पूरी भजन लाल सरकार तैयार है, और हम शीघ्र जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, जैसे आपने सुना होगा, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने कहा कि जो नेक्स्ट इस कल के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसे पेश करने का प्रयास करेंगे और इसे लागू भी कराएंगे। जरूर। भरत को लेकर आता हूं जी, आपने बात अपनी पूरी कर ली। राजेश जी, भरत आपका ऑडियो चला गया था, जल्दी बताइए क्या करेंगे? श्याम सुंदर जी वेट कर रहे हैं। देखिए भारती जी, सबसे पहले मैं अपनी ये बात कह रहा था कि ये जो विधेयक आने में भी समय लगेगा, क्योंकि पहले इसमें कमेटी गठित होगी, विधि विशेषज्ञ होंगे, आम जनता की राय ली जाएगी, उसके बाद चर्चा होने के बाद होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब आप यूसीसी लेके आएंगे तो आपको केंद्र के अंदर संविधान में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 25 है, 26 है, और जो पूर्वी जो राज्य है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, वहां के जो जनजाति लोग हैं, आप उनको अछूता कैसे रख सकते हैं? एक तरफ आप एक लोगों के लिए कहते हैं कि बहु विवाह और बहुपति अवैध है, गलत है, वहीं आप जनजाति में इस चीज को एग्री करते हैं, तो क्या वहां की महिलाएं हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप इस चीज के अंदर जिस तरीके से प्रथाओं पर दबाव बनाकर अगर इसको लागू करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ये प्रोग्रेसिव नेचर में होना चाहिए। इसके अंदर प्रथाओं का सम्मान करते हुए हर एक महिलाओं को, हर एक व्यक्ति को, वंचित को, शोषित को वो सभी अधिकार दिए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि 2024 जो ये चुनाव आ रहा है, इसको देखते हुए इस तरह का काम किया जा रहा है। इनकी कोई मंशा नहीं है यूसीसी को लाने के लिए। यूसीसी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदू कोड बिल जो 4 भागों में टूटा 1955-1956 के अंदर, उसके अंदर भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपको समराइज करना, यूनिफॉर्म करना है। सही बात है भरत, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है। आप अच्छा लगता है, आप तैयारी के साथ आते हैं। श्याम सुंदर जी, अब थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कही गई है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री जी दिल्ली आ गए हैं, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आपका क्या टेक है इन सब चीजों को लेकर के? देखिए मनोज भारती जी, क्योंकि उत्तराखंड ने पारित कर दिया, हम पीछे रह गए। अब ये मंत्री इस तरह की बातें करें, कैबिनेट मिनिस्टर है कन्हैयालाल चौधरी, वो कह रहे हैं हम पीछे रह गए। मतलब कैबिनेट के मंत्री सड़क पे, चौराहे पे इस तरह की चर्चा करें। मुख्यमंत्री जी बैठ करके तत्काल, यदि आपकी मन इच्छा है कि लोकसभा चुनाव तो हो जाएंगे जब हमारा जहां बिल लाएंगे, क्योंकि बिल के लिए एक कमेटी ड्राफ्ट होगी, और कमेटी की देखिए आज मैं देखिए हमारे मदन दिलावर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो दिखेगा कि गुजरात की एक मुस्लिम महिला है, उसको पत्र लिख करके कहते हैं कि तुम्हारे मांग को हम मानते हुए कैबिनेट में इसको प्रस्ताव रखूंगा। तो ये सब चीजें एक चर्चा का विषय तो आप बना रहे हो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, क्योंकि आरएसएस का मन है, और जिस तरह की स्थितियां कि सिविल कोड आना चाहिए। देखिए 22वां लॉ कमीशन ने कहा था, राय दी थी कि भाई आप लागू करने से पहले धार्मिक गुरुओं को और संबंधित लोगों से राय जरूर ले लेना। क्या राय ले ली गई? क्या देखिए राज्यों में, देखिए हम पार्लियामेंट में लाने से पहले कुछ राज्यों में इसको पारित कराना चाहते हैं, जिससे देश में माहौल बने, और लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से ये केंद्र बिंदु है कि देखिए उत्तराखंड ने लागू कर दिया, राजस्थान में हम तो लोकसभा के बाद ही लाएंगे, और मगर चर्चा जरूर करेंगे। हमारे कल देखिएगा कि निश्चित रूप से लेखानुदान आ रहा है, उसके बाद हमारी 4 महीने बाद विधानसभा आएगी, उसके बाद ही ये बिल आ पाएगा। तो ये चर्चा का विषय जरूर बने, लोकसभा के चुनाव में हम जाकर लोगों को कह सके कि हम राजस्थान में भी इसको लागू करने वाले हैं। राजस्थान में देखिए महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस से आते हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, बाबूलाल खराड़ी के 2 पत्नियां हैं। अरे श्याम सुंदर जी, आप सबकी पोल क्यों खोल रहे थे टेलीविजन पे? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, नहीं हमारे इसमें हलफनामा जो दिया था इलेक्शन में, उसमें जो लिखा गया था उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए अमीन खान के 2 पत्नियां हैं, रफीक खान के 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। तो ये देखिए बहु विवाह नहीं हो, और देखिए बाल विवाह नहीं हो, और जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो निश्चित लाभ तो मिलेगा इसका। लेकिन आप कहिए ना, फिर आप कहना है तो कैबिनेट की बैठक श्याम सुंदर जी, एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो बाल विवाह वाला है, लेकिन
मेरा सवाल जो है वो पॉलिटिकल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि इतनी नर्वसनेस क्यों है? 25 के 25 तो जीते हुए हैं आप, फिर भी नर्वसनेस क्यों है? क्यों अभी आप, जब 4 महीने बाद विधानसभा होगी तब बिल आएगा नहीं आएगा, अभी ये बात करके क्या क्या जो है आपका अचीव करना चाहते हैं? सवाल ये है। देखिए अब तक तो 25 तो नहीं जीती थी, 24 जीती थी, हनुमान बेनीवाल अलग से था। लेकिन इस बार 25 की 25 जीत पाएंगे, ये संचय की स्थिति बनी हुई है कि दावा तो करते हैं लेकिन कांग्रेस और बाकी के मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो 4-5 सीटें ऐसी है जहां पर की संघर्ष की स्थिति है और 1-8 सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति आ सकती है। सही तरीके से सर्वसम्मति से चुनाव लड़ा जाए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तालमेल सही हो जाएगा, जिस प्रकार से रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा जो लोगों के बीच जाकर के कह रहे हैं कि भाई हमारी गलतियों के कारण हम सत्ता में नहीं रह पाए, अब सचिन पायलट कह रहे हैं अगर मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया तो सत्ता हमारी आ जाती। तो इस तरह की स्थितियां जो बन रही है कांग्रेस में, उस स्थिति को सुधार लें तो निश्चित रूप चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार का माहौल तैयार करने की बात हो रही कि मुस्लिम और आदिवासी किस प्रकार से जाए, कहाँ रहे, क्या रहे, ये हमारा विवाद का विषय हमेशा बना रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी आया था, जातिगत जनगणना की बात आई थी तो फिर वही विवाद हुआ था, फिर आदिवासियों को अलग छोड़ दिया गया था, क्योंकि आदिवासी समूह भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर है। आदिवासी को आप अलग नहीं कर सकते। निर्णय कैसे होगा? ये दोनों का विवाद को बचने के लिए अब देखिए लोकसभा चुनाव में कहने के लिए जब है हम भी लाएंगे, मना कौन कर रहा है लाने के लिए? आप लाके तैयार करके विधानसभा में पेश कर सकते थे, लेकिन भजनलाल जी को तो निर्णय दिल्ली से कराना पड़ता है ना, राजस्थान से निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए दिल्ली में मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा में क्या बोलेंगे उसके बाद वो स्पष्ट हो पाएगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं लगता। राजेश जी से ही पूछ लेते हैं। राजेश जी, मतलब क्या हड़बड़ी क्या है? 25 में 24 तो जीते हैं, इस बार 25 में 25 हो जाएगी, हड़बड़ी किस बात की है? भारती जी, हड़बड़ी किसी बात की नहीं है, लेकिन एक अच्छा कानून यदि कोई प्रदेश लागू करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और ये थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं भी भारती जी बता दूं, मैं भी एडवोकेट हूं, ये बात उठी कब? सन जब 1985 में शाहबानों के एक मुस्लिम महिला ने अपने मेंटेनेंस के लिए दावा किया, तब ये बात उठी कि जब एक बार संविधान में ये बात तय हुई, संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा गया था कि सभी को एक समान कानून बनना चाहिए, एक समान नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद में 1995 में सरला मुद्गल केस आया और उसके बाद में विभिन्न हाईकोर्टों में समय समय पे बात आती रही। तो मेरा मानना ये बिल्कुल सही समय है और पुष्कर धामी जी ने जो बिल्कुल निर्णय लिया बहुत सही लिया। लेकिन राजेश जी, क्या आप भी जनजातियों को अलग रखेंगे ना? ट्राइबल्स को उन्होंने भी अलग रखा है, जो सेंट्रल लॉ है उसमें भी नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल्स को अलग रखा जा रहा है। यहां तक कि जो प्रथा गोवा में है वहां भी अलग रखा जा रहा है। गोवा में भी ये भी प्रथा है कि यदि आपको बच्चा नहीं होता तो आप दूसरी शादी का परमिशन है, उसको भी आप अलग रख रहे हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आप एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं भारती जी, देखिए क्या होता है, हर एक प्रदेश की जनता, जनसंख्या, धर्म, जाति सब अलग अलग रहती है, उसके लिए लीगली फॉर्म्स होता है। जैसे उत्तराखंड में भी क्या रंजना प्रकाश देसाई जी की जो रिटायर्ड जस्टिस थी, उनकी कमेटी बनाई और उस कमेटी के अनुसार उन्होंने 80 लाख सलाह लिए सभी लोगों की, एक फॉर्म्स बनाए, उसमें जांच बैठाई, बहुत सारी एक प्रक्रिया अपनाई, उसके अनुसार ही ये रिफॉर्म हो पाए, कानून बन पाया। और राजस्थान में भी ऐसा नहीं हम कॉपी एंड पेस्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल हमारी जो हर व्यक्ति है, जाति जनजाति सभी की परिकल्पना की जाएगी, उसकी गणना की जाएगी, उसके अनुसार ही एक सिस्टम के तौर पे ही ये कानून लाया जाएगा। मान लिया राजेश जी, आपकी बात मान ली। पीयूष जी, आप ये बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग रखेंगे, आदिवासियों का अलग कल्चर है उसको अलग रखेंगे, गोवा में कुछ लोगों का कल्चर जैसे मैंने कहा कि वो उनका है उनको अलग रखेंगे, तो यहाँ पे डिबेट इसलिए उठ रहा है ना कि आप केवल एक माइनॉरिटी को है उसी को टारगेट करेंगे। पहले आप ये बताइए कि ये तो जरूरी है ना इन कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको तो बाहर रखना ही पड़ेगा। देखिए, बाहर रखना इसलिए भी ज़रूरी है, मैं ये आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हमारा देश या भारत राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अंडमान में एक ऐसी जनजाति भी है जिससे फिजिकल टच भी या उनको अप्रोच करना भी निषेध है। आपको ये समझना होगा कि बहुत छोटे जो ट्राइबल कल्चर्स हैं या बहुत छोटे जो कल्चरल समूह हैं उनके साथ हल्की सी छेड़छाड़ करने से भी उनका जो है वो पूरा पतन होने का या नुकसान होने का कारण रहता है। तो जैसे कि साइंटिफिक मॉडल्स में भी आप पहले पायलट मिशन रखते हैं, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन रखते हैं, आई बिलीव
कि अगर ये राज्य रख रहे हैं तो इसका एक बहुत अच्छे से आंकलन हो पाएगा कि अगर कोई राज्य विशेष इसको अप्लाई करता है तो उसके नुएंसेस क्या होंगे, कौन सी खामियां होंगी, किन चीज़ों को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके प्लस माइनस के जो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने और अध्ययन करने के लिए मिलेंगे। ये कह देना कि या तो ये ब्लैंकेट तरीके से अप्लाई ना हो या फिर ये सब पे अप्लाई हो, वो भारत जैसे राष्ट्र के लिए जिसके अंदर इतनी जनजातियां बसती हैं, मुझे लगता है उचित नहीं होगा। इसका मतलब आपको इसमें बहुत सारे ओमिशंस करने पड़ेंगे। Exactly. जो ट्राइबल्स को करने पड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट को करने पड़ेंगे, बाकी अलग अलग जो जितने भी कल्चर्स हैं। एग्जैक्टली। अभी बहुत हाल फिलहाल में हमने जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन देखा आर्टिकल का, तो आपको ये भी समझना होगा कि हमारी जब हम दंड संहिता के बारे में बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता के बारे में बात करते हैं, तो उसमें वो जो एप्लीकेशन ट्राइबल लॉज को नहीं दिया जाता जनरल लॉज का, वो इसी वजह से है क्योंकि उनका कल्चर जो है वो अपने आप में एक स्थान विशेष वाला कल्चर है। जरूर। भारत, आप क्या कहेंगे? सब क्या तर्क है यहाँ पर? अब भारती जी, इसमें सबसे बड़ी देखने की बात है, उत्तराखंड ने जो यूसीसी कोड दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर एक तो आपका अगर कोई रिलेशन होगा उस रिलेशन को अवैध माना जाएगा अगर कोई नजदीकी रिलेशनशिप हुआ। लिव इन को उन्होंने डिनाई किया, जहां सुप्रीम कोर्ट आपकी निजता के अधिकार को बात रखता है। बहुत से ऐसे देश के अंदर राज्य है जहां पर सगे भाई बहन को छोड़कर हिंदुओं के अंदर भी शादी होती है। अगर आप हर राज्य के अंदर इस तरह अलग अलग नियम बनाएंगे तो वो यूनिफॉर्म कैसे हुआ, सबसे पहली बात। फिर एलजीबीटी की बात आती है कि आपने जो थर्ड जनरेट है, जो लेस्बियन है, गे है, बायोसेक्सुअल है, उनके लिए आपने क्या चीज ली। माइनॉरिटी तो बहुत अलग है। अगर अभी हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पर जाएंगे तो उसमें तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी, चाहे 3 काला कानून हो, खुला कानून हो, या उनके पैतृक संपत्ति के अधिकार हो। आज उत्तर प्रदेश या अगर बाकी की भी बात की जाए तो वहां कृषि के अंदर जो महिलाएं हैं, जो शादी करके लड़कियां जाती है, उनको अधिकार नहीं है। तो इसकी यूनिफॉर्म लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सबसे पहले केंद्र को प्रयासरत होना चाहिए था, और जो संविधान में जो पूरे को गवर्न करने चाहिए थे लॉ, उन लॉ को समराइज करना चाहिए था, जो कि ये कर नहीं रहे। सिर्फ एक मुद्दा है कि चर्चा बनाना है, और चर्चा बनाने के बाद इलेक्शन में जाके वोट बटोरना है। 1955 से पहले 52 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, हिंदू कोड बिल को हम लागू करें, हमने हिंदू मैरिज एक्ट था या स्पेशल मैरिज एक्ट था या उसके बाद अडॉप्शन का, सक्सेशन का जो था उसको लेकर आए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो बार बार जो अमेंडमेंट होते गए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। श्याम सुंदर जी ने सही बात की, जो विधायक है उनको भी नॉलेज ही नहीं है, कहते हुए शर्म आती है कि बस वो सिर्फ देवभूमि का नाम लेते हैं। उनको इसकी ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यूसीसी के अंतरात्मा क्या है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। श्याम जी के पास चलते हैं, वाइंड अप करने का टाइम आ गया। श्याम जी, लास्ट वर्ड चाहिए एक आपको। क्या आपने कहा कि जब अगली विधानसभा बैठेगी राजस्थान की तब होगा, जब होगा तब होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके पीछे जो बात यह है कि आखिर बात घूम फिर करके वही राजनीति पे ही आ जाती है, वही बात अटक जाती है, हर चीज के पीछे वही है। अब देखिएगा कि उत्तराखंड ने लागू किया, उत्तराखंड सरकार लेके 2022 में बता रही थी वो लाने की बात करें, लेके आए 2024 में, 2 साल बाद लेके आए। अब हमारे यहाँ अभी ड्राफ्ट कमेटी बनी नहीं है। अभी तो मदन दिलावर ने, देखिए जिस प्रकार से गुजरात की महिला है जो, जिसको हमने पत्र लिखा है मंत्री जी ने कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मुस्लिम महिला को कह रहे हैं, तंजीम जो है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको पत्र लिख करके कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में इसको प्रस्ताव में रखूंगा। तो आप उसको, महिलाओं को रखने को मुख्यमंत्री को पत्र लिखते या मुख्यमंत्री से मिलकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, तो कल आप विधानसभा में कैबिनेट की बैठक बुला करके इस चीज का मसौदा तो तैयार करते, कमेटी तो बना देते। कम से कम कुछ चीजें रखने के लिए आप सड़कों पे बात करना लगे। मंत्रियों का सामूहिक रूप से दायित्व होता है, कभी सड़कों पे बात मत कीजिए। विधानसभा चल रही है, सड़कों की बात नहीं होती विधानसभा में। आप विधानसभा में कहने की बात तो ठीक है, लेकिन बाहर क्यों चर्चा करते हो? कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्य के प्रभावित करने वाला मुद्दा है, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट का सामूहिक है। अगर देखिए करोड़ीलाल मीणा भी बात करते हैं, यदि बाल मुकुंदाचार्य, बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को कहो कि कल सुबह 10 बजे पहले कैबिनेट की बैठक बुला करके ड्राफ्ट कमेटी बना करके घोषणा कर दे विधानसभा में, बजट आने से पहले कह दें कि हम इसको लाने वाले हैं और उसको सत्र को लागू करेंगे। ये सब चीजें कहने के लिए चर्चा का विषय जरूर बन रहा है। राजेश जी जो कह रहे हैं हम करने की स्थिति में जब, देखिए होता नियम यह है कि 50% विधानसभाओं में यदि पारित करा लोगे
तो केंद्र उसे लागू कर पाएगा। तो ये सब तरीका आपका अलग अलग है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वोटों की राजनीति निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। इससे इसलिए कहना चाहते हैं सब कुछ। जरूर श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्याम जी, जैसे पुराने पत्रकार जो है ना, वो पकड़ लेते हैं कि जब हाउस चल रहा हो तो मंत्रियों को बाहर बयान नहीं देना चाहिए। ये संसद में भी होता है और मंत्री मना कर देते हैं कि हाउस चल रहा है, हम मीडिया से भी बात करने से कतराते हैं कि जो बोलना होगा मैं हाउस में बोलूंगा। तो ये पुराने पत्रकार हैं श्याम जी, इन्होंने शायद इनको बुरा लगा इस बात का, इसलिए श्याम जी ने ये बात यहाँ पे रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका, भरत जी आपका, पीयूष जी आपका और श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों ने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आने वाले हैं। इस बार देश का भविष्य चुनने के लिए बड़ी संख्या में 18 साल और उसके ऊपर के नौजवान पहली बार अपना वोट डालेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या है आपके मुद्दे और कौन सी बातें आपके लिए है सबसे अहम, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। यह है एनडीटीवी की पहल। तो आज के मुद्दा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए।